नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हरियाणा चुनाव ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गया है। चुनाव जीतना हारना तो एक दूर की बात है, सारे जितने सर्वे वगैरह हो रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि चुनाव में तो जीतने का कोई चांस भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं ही है। बड़ी घटना यह हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में ही वहां बिखरती जा रही है। पार्टी को बचा पाना ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, लगातार पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और हालत यह है कि बड़े बड़े नेताओं के मनाने पर भी नहीं मान रहे हैं। कल की घटना है, जीएल शर्मा जो वहां के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। एक कन्हैयालाल मित्तल, आप लोगों को याद होंगे, कन्हैयालाल मित्तल को याद करने के लिए वो गाना आपको याद करना पड़ेगा जो चुनाव के समय, जब संसद का चुनाव हो रहा था, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय बहुत हिट हुआ था। जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे टाइप का गाना था वो, और उसको लिखने वाले गाने वाले थे कन्हैया मित्तल। अब कन्हैया मित्तल साहब भी शायद टिकट का इंतजार कर रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा। टिकट नहीं मिला तो वो भी कह रहे हैं मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं। अब इस तरह के लोगों को कांग्रेस को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये तो एक अलग मामला है। जो लोग वहां बैठ के जहर बोते रहे हैं वो कांग्रेस में अगर आना चाहते होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनको टिकट मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हरियाणा में जो अगली सरकार आए उस सरकार में वो रहें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके पुराने पाप धोए जा सकें। लेकिन अंदर से जो उनके अंदर जहर भरा हुआ है उसको कैसे दूर किया जाएगा, वो अंदर वाला जहर कैसे दूर होगा, ये बात कांग्रेस को भी सोचनी पड़ेगी। वरना वही होगा कि कल ये लोग कांग्रेस में रहकर भी वही काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर कर रहे थे, और कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें पैदा होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें तो अभी दिखाई दे रही हैं। आप सोचिए कि 40 से ज्यादा नेता जो हैं वो इस्तीफा देकर जा चुके हैं, और इसमें पूर्व विधायक शामिल हैं, पूर्व मंत्री शामिल हैं, कई नगर निगम के लोग हैं, कई सारे बोर्ड के चेयरमैन हैं। इस तरह के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के हिस्सा रहे हैं, ऐसे लोग लगातार इस्तीफा देकर जा रहे हैं। इस बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत ज्यादा उछल रहे थे। जो ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ये लोग गए कांग्रेस के अंदर, बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और विनेश फोगाट को दिया गया टिकट, तो जो ही ये हुआ अचानक ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत ज्यादा उछलने लगे। लगातार उनके बयान आने लगे, वो कहने लगे कि अगर पार्टी मुझे इजाजत देगी तो मैं जाकर वहां पर चुनाव का प्रचार करूंगा। यहां तक उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ विनेश फोगाट ओलंपिक में हार गई, वो बेईमानी से वहां गई थी और अच्छा हुआ कि वो हार गई, उसको भगवान ने सजा दी। आप सोच के देखिए कि विनेश फोगाट अगर मेडल लेके आती, गोल्ड मेडल लेकर आती, तो वो मेडल सिर्फ विनेश फोगाट का होता या पूरे देश का होता। ब्रजभूषण शरण सिंह जब इस तरह की बात कर रहा है तो इसको सीधे सीधे देशद्रोह की श्रेणी में डालना चाहिए, और यह शक बढ़ा रहा है कि जिस कुश्ती फेडरेशन में वो इतने लंबे समय तक अध्यक्ष रहा है और अब भी वहां पर उसके लोग हैं, कहीं जानबूझकर उन्होंने कोई साजिश तो नहीं की थी कि विनेश का वजन ज्यादा आया और उसके हाथ से गोल्ड मेडल चला गया। जो गोल्ड मेडल वो जीत सकती थी वो गोल्ड मेडल उनको नहीं मिला। ये ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं उससे निकलकर ये बात भी आती है, और मैं तो पहले दिन से ये मांग कर रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं सारे खेल में कुश्ती फेडरेशन का अपना हाथ तो नहीं है, और अगर है तो समझना चाहिए कि ये लोग किस लेवल तक जा सकते हैं। अब हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के समझ में आ गया है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह और बाकी लोग इसी तरह से विनेश फोगाट के खिलाफ बोलते रहेंगे तो जैसा मैंने कहा था, आपको याद होगा मैंने कहा था कि बिल्कुल ब्रजभूषण शरण सिंह को वहां जाना चाहिए और विनेश फोगाट का गली गली में जाकर प्रचार करना चाहिए। जितना प्रचार करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह उतना ही विनेश फोगाट की जीत पक्की होती चली जाएगी। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह बात समझ में आ गई है। यही वजह है कि उनको हड़काया गया है, उनसे कहा गया है जबान बंद रखिए, फालतू के बयानात मत दीजिए, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ दिनों तक अपना जहर बंद रखें। वैसे जहर की हालत यह है, और कई बार मैं सोचता हूं मूर्खता का आलम यह है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके परिवार को वो कहते हैं पांडवों का परिवार है। ये परिवार पांडवों का है जिसने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। वो ये भूल जाते हैं कि पांडवों का मुकाबला जिनसे था वो कौरव थे।
तो भूपिंदर सिंह हुड्डा या कांग्रेस का मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से, तो जब वो भूपिंदर सिंह हुड्डा को पांडव कह रहे हैं तो दरअसल अपनी पार्टी को वो कौरव कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कौरव कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं इस तरह के जो लोग होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, ना वो अपनी पार्टी के होते हैं, ना अपने घर के होते हैं, ना अपने लोगों के होते हैं। पुलिस की चार्जशीट में सारी चीजें शामिल हैं, कोर्ट केस चलेगा और कल ये जो सारा का सारा नशा है वो उतरेगा, इतना तो बिल्कुल तय है। विनेश फोगाट ने भी कहा है कि तब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब हिम्मत आ गई है। अब अगर ऐसी बात होगी और सामने वो आए तो मैं थप्पड़ लगा दूंगी। तो बृजभूषण शरण सिंह को समझना चाहिए कि अब उनका वक्त कायदे से चला गया है, अब उनको थोड़ी सी अपनी जबान बंद रखनी चाहिए। तीसरी जो हरियाणा से खबर लगातार परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, वो कांग्रेस और आप के बीच समझौते की है। लगातार कांग्रेस और आप के बीच समझौते की बात चल रही थी। अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की तरह हमें हर जगह लड़ना चाहिए, एक होकर मुकाबला करना चाहिए, ये सारी बातें थीं। यानी ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के जो बाकी लोग हैं वो भी इस बात की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह कांग्रेस और आप का समझौता हो जाए। अब बीच में यह लग रहा था, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा टिकट्स मांग रही है, इतने ज्यादा सीट्स मांग रही है कि शायद यह समझौता टूट जाए। लेकिन कल यह खबर आई, दो लोग हैं, दीपक बाबरिया जो वहां पे कांग्रेस के प्रभारी हैं और आपके नेता हैं राघव चड्ढा, आप लोग जानते हैं, उनके बीच में यह बातचीत चल रही है और खबर यह आ रही है कि यह बहुत पॉजिटिव दिशा की तरफ चल रही है और एक आध दिन में हो सकता है कि आज या फिर कल आप और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, फाइनल हो जाए और आपको 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि जो पहले 15-16 सीटें आप मांग रही थी, अब वो 5 सीटों पर राजी हो गई है। हरियाणा में जितना प्रभाव है आपका, मुझे लगता है 5 सीटें कतई कम नहीं हैं। तो आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर शायद लड़ने को तैयार हो जाए और अगर कांग्रेस और आपका गठबंधन हो जाता है तो जो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वो कांग्रेस के वोट काटेगी, वो उम्मीद भी पूरी नहीं होगी और अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होगी तो बहुत जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए जीत और आसान हो जाएगी। कांग्रेस के अंदर है समस्याएं, कांग्रेस के अंदर भी हैं, आप जानते हैं। 2 ग्रुप तो कम से कम सामने दिखाई देते हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा का ग्रुप और शैलजा जी का ग्रुप। शैलजा जी भी सीनियर नेता हैं, मंत्री रही हैं, शानदार नेता हैं, मेरी एक आध मुलाकातें उनसे हुई हैं, एक आध बार बात हुई है। तो शैलजा जी शानदार नेता हैं, उनके पिताजी, बल्कि अपने पिताजी की जो वो कहानी सुनाती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि कैसे किसी जमाने में लोगों को टिकट मिला करते थे। उनके जो पिताजी थे वो अपने इलाके के पहले ग्रेजुएट थे और दलित थे वो, तो लगातार वो अपने इलाके से टिकट के लिए कोशिश कर रहे थे। चुनाव होने वाला था, सीनियर लीडर्स उनकी बात नहीं सुन रहे थे। एक बार उनको पता चला कि दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में जवाहरलाल नेहरू जी हैं और थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। वो भाग के पहुंचे कार्यालय में और जिस रास्ते से नेहरू जी आने वाले थे उस रास्ते पर एक हाथ से लिखा हुआ बोर्ड बनाकर खड़े हो गए। जब नेहरू जी ने उनको देखा तो गाड़ी रुकवाई, उनको अंदर बिठाया, बात की और उसके बाद उनको टिकट मिला और वो नेता बने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कांग्रेस से उनका जुड़ाव है, पुरानी नेता हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शैलजा जी और भूपिंदर सिंह हुड्डा का जो मामला है वो इतना बड़ा होगा कि कांग्रेस को रोके। पहले ही कांग्रेस ने कह दिया है कि सांसद नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो शैलजा जी चुनाव तो लड़ेंगे नहीं। अब चुनाव के बाद जिस तरह के रिजल्ट आएंगे, जो लोग जीतेंगे, आलाकमान मुझे लगता है शांति से यह फैसला कर लेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दरअसल प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम जो कांग्रेस में हमेशा से रही है एक दूसरे के उम्मीदवार को हराने की, वो प्रॉब्लम बड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा और शैलजा जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे, जिससे उनकी अपनी पार्टी सत्ता में आने से दूर रह जाए। इतने अच्छे माहौल के बावजूद यह काम भारतीय जनता पार्टी में होता नजर आ रहा है। एक सीट है हरियाणा की, महेंद्रगढ़ की सीट। अभी महेंद्रगढ़ की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन एक रिटायर्ड सरकारी टीचर हैं जिनका नाम है कैलाश चंद्र पाली। उन्होंने वहां पर टिकट भर दिया है, उन्होंने वहां पर पर्चा भर दिया है और उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझसे कहा है कि टिकट मुझे ही मिलेगा, इसलिए मैंने पर्चा भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट जो है मुझे ही मिलेगा। अब वो सीट जो है वहां पर एक्स मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो रामविलास शर्मा जी की सीट है।
रामविलास शर्मा जी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पाली साहब जो है वो आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको कहना है कि उनके चाचा जी थे, उनके ताऊ जो थे वो बाकायदा आरएसएस की शाखा लगाया करते थे अहमदाबाद में, और उनके नरेंद्र मोदी जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो उनको टिकट मिलना है। अब मजेदार बात यह है कि दो लोग यहां पर हैं, एक साहब कह रहे हैं आरएसएस ने मुझे टिकट दे दिया है, दूसरे साहब कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं। दोनों लोग दावा कर रहे हैं, अभी तक वहां का टिकट घोषित नहीं हो सका है। तो आप सोच के देखिए कि जब वहां टिकट घोषित होगा तो किस तरह की वहां पर जूतम पैजार होगी, वो आप पहले से सोच सकते हैं। इसके पहले आपने देखा ही है, कंबोज साहब को टिकट नहीं मिला तो पहले तो कैमरे पे रो पड़े, फिर सैनी साहब से एक कार्यक्रम में था तो हाथ तक नहीं मिलाया उन्होंने, सीधे जाके बगल में बैठ गए, हाथ तक नहीं मिलाया। कई सारी सीटों पर दावा हो चुका है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि इनमें से बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से समझौता फाइनल है तो ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब इस निर्दलीय चुनाव लड़ने में किसका नुकसान पहुंचाएंगे, यह आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। साथ में यह हुआ है कि कांग्रेस, जेजेपी और इस तरह की पार्टियों से जो नेता आए हैं उनको जिस तरह से टिकट दिया गया है, किरण चौधरी वाला मामला तो आप लोग जानते ही हैं, किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा गया, उनकी बेटी को विधानसभा दिया गया। ऐसे ही तमाम जगहों पे जो टिकट दिया गया है उसके चलते विद्रोह हुआ है, लोग बागी हुए हैं, लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, और ये ऐसे लोग निर्दलीय लड़ने वाले हैं और सीधे सीधे अपने पार्टी के कैंडिडेट को फायदा पहुंचाएंगे। दरअसल ये सब हो क्यों रहा है? यह सब होने का कारण बहुत क्लियर है। अगर आप टीवी कभी कभार देखते होंगे हरियाणा चुनाव को लेकर तो शायद आपको समझ में आ भी जाए। पहले विधानसभा या कहीं कोई भी चुनाव होता था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई तस्वीर जाती थी तो वो नरेंद्र मोदी जी की जाती थी। नरेंद्र मोदी जी का बड़ा सा चेहरा होता था, उसकी आड़ में कहीं जो स्थानीय नेता, मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, उनका चेहरा चला जाता था। लोकसभा में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं सबको समझ में आ गया है कि मोदी जी के नाम पर अब जीत मिलने वाली नहीं है। हरियाणा में खास तौर पे यह हुआ है क्योंकि 7 महीने तक किसान आंदोलन चला, उसके बाद जो पहलवान बेटियां थी उनका आंदोलन चला, और इस पूरे टाइम में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी किसानों को देशद्रोही कहा, कभी इन महिला पहलवानों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, और इन दोनों आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की। ये दोनों जो आंदोलन थे इसमें हरियाणा के लोग बहुत जबरदस्त तरीके से शामिल थे। हरियाणा में जो पूरी पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की थी वो जाट बनाम गैर जाट का खेल खेलने की थी कि जाटों को एक तरफ कर दीजिए, बाकी जातियों को एक करके आप चुनाव जीत लीजिए। और इस बार भी वो खेल चलेगा, इसीलिए पहले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया जिनकी जाति के अच्छे खासे वोट हैं। लेकिन हरियाणा का जो ये पूरा मूवमेंट चला है इसने हरियाणा के गांवों में, हरियाणा के कस्बों में, हरियाणा के शहरों में भारतीय जनता पार्टी की इमेज बहुत खराब की है, नंबर 1। नंबर 2, अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में रोजगार और इन सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकी है। अभी आप जानते हैं कि सफाई कर्मी का एक आवेदन निकला था जिसमें 40,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स और तकरीबन 7-7.5 हजार पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था। आप समझ सकते हैं नौकरियों की क्या हालत है। इसके पहले जो हुआ था वो भी आप जानते हैं कि इजराइल भेजा गया था अपने नौजवानों को नौकरी करने के लिए, जहां जंग चल रही है, जहां से लगातार सारे मुल्क अपने अपने लोगों को बुला रहे हैं, वहां पर बाकायदा अपने लोगों को भेजा था मनोहर लाल खट्टर ने नौकरी करने के लिए। और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर कुछ एकदम से एक नए आदमी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री शायद इसीलिए बनाया गया क्योंकि वो बेहद अलोकप्रिय हो गए थे। तो अब इस पूरे माहौल में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का बेस बहुत तेजी से दरका है। ये सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस कम कर दिया है। प्लस नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अब वो जादू नहीं रह गया है कि वो हरियाणा के चुनाव में इनको जीत दिला सके। इन सब चीजों ने मिलकर, जब देखिए कोई बड़ा नेता होता है, उसका ग्रिप होता है, सबको पता होता है कि वोट तो फलां के चेहरे पर ही मिलेगा, तो कोई विद्रोह नहीं करता। सब जानते हैं कि पार्टी छोड़ के जाएंगे तो मोदी जी हमारे लिए प्रचार नहीं करेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, हम तो मोदी जी के नाम पर ही जीतते हैं। लेकिन जब यह हो गया कि अब मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है तो जो स्थानीय नेता हैं उनको पता है जब अपने दम पर ही वोट लाना है, जब भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, मोदी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर वोट नहीं मिलना है, तो फिर अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय लड़ने में क्या बुराई है।
तो बहुत सीधी बात है, जैसे जैसे मोदी शाह कमजोर हुए, हरियाणा जैसे स्टेट में साफ साफ दिखाई देने लगा कि विद्रोह है, बागी तेवर है और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। यह प्रोसेस अगर आगे चलेगा, अगर ऐसे ही अलग अलग राज्यों में यह भरोसा होता जाएगा, तो यकीन जानिए जिस तरह से यहां वहां से लाकर भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को भरा गया है और अपने कार्यकर्ताओं को किनारे किया गया है, भारतीय जनता पार्टी बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है, अंदर से उतनी ही कमजोर हो गई है। और आगे जब भी इस तरह की बात होगी तो वहां से लोगों का जाना, विद्रोह और ये सारा कुछ आपको दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा में तो साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी बाजी हार चुकी है। और आगे चुनाव में क्या होगा और कौन कौन छोड़ के जाएगा, आपस में किस तरह की जूतम पैजार होगी, उस पर आपकी भी नजर रहेगी, हमारी भी नजर रहेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।